अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर आपको ये ऑडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को या मेरी ऑडियोज़ को शेयर करें। अच्छा गाइस, एक रिक्वेस्ट आपसे करनी थी जो मैंने पहले भी की थी, दोबारा कर रहा हूँ। अगर आपके पास अपनी स्टोरीज़ हैं तो आप शेयर करें, व्हाट्सएप करें, ईमेल करें। व्हाट्सएप भी मौजूद है, ईमेल भी मौजूद है और व्हाट्सएप नंबर इसीलिए दिया गया है कि अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करें। तो गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये नदीम साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि इनकी जो रिहाइश है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद में है। इससे पहले बताते हैं कि ये कराची का एक बहुत मशहूर इलाका है मलीर, वहाँ पे रहा करते थे। इनके फादर का हमेशा से ये मानना था या ख्वाहिश थी कि जब वो रिटायर होंगे तो वो नॉर्थ नाज़िमाबाद में कोई बेंगलो ले लेंगे। और बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद और बहुत स्ट्रगल के बाद बिला आखिर इनके जो वालिद थे उन्होंने ये बंगला ख़रीदा था। ये बताते हैं कि जो बंगला था ये 400 साढ़े 400 गज़ पे मुश्तमिल था। ये बताते हैं कि जब शुरू में घर ख़रीदने के लिए इनके फादर विज़िट कर रहे थे या चक्कर लगा रहे थे तो ये उनके साथ मौजूद नहीं थे, क्योंकि इनकी जो ड्यूटी आवर्स हैं वो बड़े टफ़ हैं। यानी कि सुबह 9 बजे जाते हैं और शाम को 6 साढ़े 6 बजे फ्री होते हैं। और यूजुअली इनके फादर जब बाहर निकलते थे तो वो दोपहर में चले जाया करते थे और मकान की जितनी भी डीलिंग थी वो उन्होंने खुद ही की थी। ये बताते हैं कि जब नॉर्थ नाज़िमाबाद में हम लोग शिफ्ट हुए तो शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, मामलात बिल्कुल ठीक थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि हम बहुत अच्छे, बहुत बड़े घर में आ गए हैं और यहाँ बहुत सुकून की जगह है। ये बताते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं ऑफ़िस गया हुआ था और किसी भी वजह से जो मेरी मदर थी और मेरे फादर थे उनको शहर से बाहर जाना पड़ा और वो इस कदर जल्दी में गए थे या इतनी एमरजेंसी में गए थे कि उन्होंने मुझे भी इन्फॉर्म नहीं किया। खैर, इत्तफ़ाक़ है कि उस दिन इनका ऑफ़िस में डिनर भी था, तो ये भी अपनी ड्यूटी आवर्स को पूरा करने के बाद वो जो ऑफ़िस का डिनर था वहाँ पे चले गए थे और इनको वापस आते आते तकरीबन रात के 11:30-12 बज गए थे। खैर, ये बताते हैं कि जब मैं वापस आया और मैं काफ़ी देर तक नॉक करता रहा तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसके बाद अल्टीमेटली मैंने अपने फादर को कॉल की तो इत्तफ़ाक़ है कि उनका नंबर बिज़ी आ रहा था। अब जब मैंने ये देखा कि मेरे फादर का नंबर बिज़ी आ रहा है तो मैंने सोचा कि हो सकता है किसी प्रॉब्लम में हो या किसी मसले में फंसे हुए हो, लिहाजा मैंने उनको दोबारा कॉल नहीं की। खैर, ये बताते हैं कि थोड़ी देर में वेट करता रहा। उसके बाद मेरे फादर की कॉल आई और उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि हमें अनफॉर्चुनेटली किसी एमरजेंसी की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ा है और घर की जो चाबियाँ हैं सामने जो गार्ड बैठा हुआ है उसके रूम में रखवा दी हैं, तुम वहाँ जाओ, वहाँ जाके चाबी ले लो। अब ये बताते हैं कि मैंने अपने फादर से जब ये सुना तो मैं सीधा गार्ड के पास गया, वहाँ जाके मैंने चाबियाँ वगैरह ली और उसके बाद मैं घर के अंदर चला गया। अब जब मैं घर में गया था तो मैं अकेला मौजूद था, मेरे पेरेंट्स वगैरह जो हैं वो गए हुए थे और मैं ये सोच रहा था कि मेरा यहाँ पे अकेले टाइम गुजारना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं फ़्रेश हो जाता हूँ और फ्रेश होने के बाद अपने दोस्तों में आके बैठ जाता हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो मेरे फादर मदर हैं वो रात तक वापस आ जाएंगे। ये बताते हैं कि उसके बाद मैं फ़्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया और वॉशरूम से जब फ़्रेश होकर बाहर निकला तो एकदम से मुझे महसूस होना शुरू हुआ जैसे कि जो हमारा टीवी लाउंज है वहाँ पे कोई मौजूद है या कोई ना कोई मूवमेंट है जो वहाँ पे हो रही है। अब मुझे पता था पूरे घर में मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं है, लिहाजा मैंने सोचा कि हो सकता है कैट हो। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं तैयार हुआ और तैयार होने के बाद बाहर निकल गया। अब ये बताते जब मैं बाहर निकला और गाड़ी के अंदर बैठा तो उस वक्त मुझे अगेन एहसास हुआ जैसे कि जो हमारा घर है उसकी जो छत है उस पर कोई मौजूद है। अब जब मुझे थोड़ा सा खटका हुआ तो मैं वापस गाड़ी से बाहर निकला और मैंने सोचा कि सामने जो गार्ड बैठा हुआ है उसके पास जाता हूँ और उसको अपने साथ लेके पूरे घर को चेक करता हूँ, क्योंकि यकीनन कोई ना कोई है जो हमारे घर में घुस चुका है और शायद वो चोरी वगैरह करना चाहता है। अब ये बताते हैं कि जब मैं गार्ड के पास गया, उसको मैंने सारा वाक़या बताया तो वो भी आ गया और उसके साथ 2 साथी मौजूद थे, वो भी आ गए। यानी टोटल हम 4 लोग थे और 4 के 4 लोग घर के अंदर एंटर हुए। अब ये बताते हैं कि बारी बारी सबसे पहले हमने नीचे चेक करना शुरू किया। जब हम नीचे चेक कर ही रहे थे तो उस वक्त हमें ऊपर से आवाज़ आना शुरू हुई और ऐसा लगने लगा जैसे कोई छत पे मौजूद है या छत पे कोई भाग रहा है या एक जगह से दूसरी जगह बार बार जा रहा है। खैर, ये जो आवाज़ें थीं ना सिर्फ मैंने सुनी थी बल्कि वो जो गार्ड्स वगैरह थे उन्होंने भी आवाज़ें सुनी थी, लिहाजा उनको भी कंफर्म हो चुका था कि कोई ना कोई है जो इस घर के अंदर मौजूद है। अब उनकी आवाज़ें सुनने के बाद सारे के सारे गार्ड्स अलर्ट थे और सब ने अपनी गन्स वगैरह जो है वो लोड की हुई थी कि जैसे ही कोई नज़र आएगा उसको पकड़ लेंगे या उसको फायर मार देंगे।
बहरहाल नीचे का हिस्सा देखने के बाद अल्टीमेटली छत पे आने का एक ही रास्ता था, तो उसी रास्ते से होते हुए हम छत पे गए। अब ये बताते कि जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे वैसे वैसे ऊपर किसी की मौजूदगी की जो आवाज़ थी वो वाज़े होती चली जा रही थी, यानी कि कन्फर्मेशन हो रही थी कि कोई ना कोई है जो छत पे मौजूद है और मूवमेंट कर रहा है। अब ये बताते हैं जैसे ही हम छत के ऊपर एंटर हुए तो हमने देखा कि कोई जल्दी से जो 2 छतें थी या जहाँ पे पानी की टंकी मौजूद थी उस तरफ चढ़ के भागा है या उस तरफ गया है। अब ये मैंने नहीं देखा था, मेरे साथ साथ जो गार्ड्स मौजूद थे उन्होंने भी देखा था और उनका यही कहना था कि कोई औरत है या कोई लड़की है जो अभी छत से भागती हुई ऊपर की तरफ गई है। अब ये जो कुछ हो रहा था ये बड़ा हैरान कुन था, क्योंकि सारे के सारे गार्ड्स मेरे साथ मौजूद थे और हमने सब ने अपनी आंखों से देखा था कि कोई लड़की है या कोई दोशीज़ा है जो हमारे घर की छत से 2 छती पे गई है और उसने जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया है। खैर हम सारे के सारे अलर्ट थे और अल्टीमेटली छत को देखने के बाद रस्मी तौर पे हमने जो मेन जगह थी यानी कि 2 छती जहाँ से वो लड़की भागती हुई या गुजरती हुई ऊपर की तरफ गई थी उसकी सीढ़ियों की तरफ हमने चलना शुरू कर दिया। ये बताते हैं कि जैसे जैसे हम लोग अपने कदम बढ़ा रहे थे वैसे वैसे हम सब पे एक खौफ तारी होता चला जा रहा था, क्योंकि हमें पता था कि अब कोई ना कोई हमारा सामना करेगा और हम उसका सामना करेंगे। और हमारा गुमान था, हमारा ख्याल था, बल्कि शायद हमारा यकीन था कि यकीनन कोई लड़की या औरत है जिसको हम सब ने यहाँ से भागते हुए छत की तरफ जाते हुए देखा है। अब ये बताते हैं जैसे जैसे करके हम ऊपर पहुँचे तो हमने देखा कि एक लड़की जिसने शलवार कमीज़ पहने हुए हैं और उसके जो बाल हैं वो खुले हुए हैं और उसने जो अपना मुंह है वो अपने घुटनों के बीच में छुपाया हुआ है, जैसे कि वो अपने मुंह को छुपाना चाहती हो। खैर वो नीचे मुंह करके बैठी हुई है और हमने जब उसको अपने सामने बैठा हुआ देखा तो हमारे साथ जो गार्ड्स वगैरह थे उन्होंने अपनी गन्स लोड की और जैसे ही उन्होंने गन्स लोड की तो वो जो लड़की थी उसने अपना सर ऊपर की तरफ उठाया और जैसे ही उसने अपना सर ऊपर की तरफ उठाया तो मैं ये देख के हैरान रह गया। मेरे सामने जो लड़की बैठी हुई थी उसकी जो शक्ल थी हूबहू मेरी मदर की शक्ल की तरह थी, यानी कि एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे कि जो मेरी मदर है वो मेरे सामने आके बैठ गई हैं। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद था कि जो मेरी मदर है, मेरे फादर हैं, वो इस शहर से दूसरे शहर में गए हुए हैं और एक इमरजेंसी है जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा है। अब ये बताते हैं कि जब मैंने ये मंदिर देखा तो वो जो गार्ड्स थे उनको तो पता नहीं था कि मेरी मदर कौन है, लिहाजा वो जो थे बेचारे एक आम लड़की या एक चोरनी इसको समझ रहे थे। खैर मैंने उनको कहा कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये जो औरत है या ये जो लड़की हमारे सामने बैठी हुई है ये हूबहू मेरी माँ की शक्ल की है, जबकि मेरी जो मदर है वो दूसरे शहर में मौजूद है। अब जैसे ही मैंने ये कहा तो वो जो लड़की थी जो मेरी माँ के रूप में थी उसने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया और जैसे ही उसने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू किया तो मेरे औसान ख़ता हो गए। ऐसा लगने लगा जैसे मेरे अल्फाज अटक गए हैं, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल ले। खैर जैसे तैसे मैंने ख़ुद को संभाला और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की। ये बताते हैं कि जैसे ही मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो वो जो गार्ड्स वगैरह थे उन लोगों ने भी आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और जैसे जैसे हम लोग आयतल कुर्सी पढ़ रहे थे वैसे वैसे देखते ही देखते वो जो औरत थी या वो जो लड़की थी जो मेरी माँ के रूप में मौजूद थी वो वहाँ से गायब हो गई। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो नाकाबिल यकीन था और हैरान कुन था। बहरहाल हम जैसे तैसे करके नीचे आए और जब हम बाहर आ गए तो गार्ड्स को भी यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 3-4 लोग और मौजूद थे जो कि गवाह थे इस वाक़े के जो मेरे साथ हुआ था। ये बताते हैं कि जैसे तैसे मैंने बाहर रात गुजारी। तकरीबन सुबह के 4-4:30 बजे मेरे वालिदैन आए तो उनको मैंने सबसे पहले वाक़या बताया। ये वाक़या सुनने के बाद जो मेरी मदर थी वो कहने लगी कि जिस दिन से हम यहाँ पे आए हैं मुझे अक्सर तुम्हारे रूप में, कभी तुम्हारे बाबा के रूप में इस तरह की एंटिटीज़ नज़र आती हैं और मुझे पहले ही दिन अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ पे कोई ना कोई इस तरह की मखलूक़ात मौजूद हैं जो हमारे रूप में या हमारी फैमिली के रूप में इसी घर में घूमा करती हैं। ये बताते हैं कि उसके बाद हमने जो करीबी मस्जिद थी वहाँ पे रब्ता किया और वहाँ के जो इमाम साहब थे उनको अपने घर में बुलाया। खैर वो जो इमाम साहब थे वो बहुत साहिब इल्म थे और बहुत दानिश्वर आदमी थे। वो जब हमारे घर में आए तो उन्होंने पूरा का पूरा घर चेक किया और पूरा घर चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह आप लोग यहाँ पे रहते हैं उसी तरह जन्नात की एक फ़ैमिली आपके साथ रहती है। अगर आप लोग सफाई का ख्याल रखें, पाक साफ़ रहें तो इंशाल्लाह वो भी आपको तंग नहीं करेंगे और आपको बल्कि उनसे फ़ायदा ही होगा। ये बताते हैं कि आज भी हम उसी बंगले में या उसी घर में रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अपने घर को पाक साफ़ रखें और अल्लाह का शुक्र है कि हमें उनकी तरफ से किसी भी किस्म के नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा है अब तक। अच्छा गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है
और ये हमें मिस आमना ने भेजी है। ये बताती है कि इनका जो ताल्लुक़ है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद से है और इनकी जो जॉब है वो एक मीडिया हाउस से है। अब ये बताती हैं कि इनका जो मीडिया हाउस है वो इनको मुख्तलिफ़ कामों के लिए, मुख्तलिफ़ असाइनमेंट के लिए या प्रोजेक्ट्स के लिए इनको शहर ब शहर भेजता है और जो भी उसका एक्सपेंस होता है या जो भी मामलात होते हैं वो सारा का सारा जो मीडिया हाउस है वो बेयर करता है। ये बताती है कि इसी तरह एक प्रोजेक्ट इनको मिला और वो जो प्रोजेक्ट था वो तकरीबन समझ लें कि 40 से 45 दिनों के दरमियान था। अब ये एक लंबा प्रोजेक्ट था और पहली दफ़ा इनको इतना लंबा प्रोजेक्ट मिला था और पहली दफ़ा ये अपने घर वालों से इतने ज़्यादा दिन दूर रहने वाली थी। खैर, इन्होंने अपना जो भी सामान वगैरह था वो पैक किया, तैयारी मुकम्मल की और इनका पूरा फोकस ये था कि जितना दिल लगी से ये काम कर सकती हैं, काम करेंगी और अपने आप को साबित करेंगी और जितना 100% अपना हो सकता है वो देंगी। खैर, ये बहुत सारी अच्छी उम्मीदें लेके अपने घर से निकली और जो भी इनका सामान वगैरह था इन्होंने पैक कर लिया। अब जहाँ पे इनको भेजा गया था वहाँ का जो रास्ता था वो तकरीबन 12 या 13 घंटे का था और वहाँ जाके इनको बेसिकली एक होटल में स्टे करना था। ये बताती है कि काफ़ी अच्छा सफ़र रहा और खैर खैरियत से 12-13 घंटे का सफ़र करके मैं उस होटल में या उस जगह पहुँच गई जहाँ पे मुझे रुकना था। अब पहला दिन था, जाके सबसे मुलाकात हुई, जो नए लोग आए हुए थे या दीगर इलाकों से या दीगर चैनल्स के जो लोग थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे। अब ये जो होटल था ये तकरीबन 8 या 9 मंजिला था और इस होटल के बारे में हमारे यहाँ पे आने से पहले ही बहुत सारे लोगों ने बहुत सी बातें की थी। खैर, मेरा जो पूरा फोकस था वो उसी पे था कि जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है वो काम मैं कंप्लीट करूँ और उसके बाद यहाँ से जाऊँ। ये बताती है कि शुरू में इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ, सलाम दुआ हुई, उसके बाद डिनर किया और फिर हमें अपना रूम अलाउट किया गया। अब जो मेरा रूम था वो 9th फ्लोर के ऊपर था, यानी कि समझ लें टॉप पे मेरा ही रूम था। ये बताती है कि जब मैं रूम के अंदर गई तो वो जो पहला इंप्रेशन था वो बहुत अजीब सा इंप्रेशन था। पता नहीं क्यों उस रूम को देख के या उस जगह को देख के मुझे खौफ आ रहा था। शायद ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे थी या हो सकता है कि इसलिए मुझे खौफ आ रहा हो क्योंकि मेरे अलावा इस फ्लोर पे कोई और मौजूद नहीं था। खैर, रूम के अंदर गई, जाके फ्रेश हुई, चेंज वगैरह किया और उसके बाद सुबह की तैयारी करने लगी। अब मेरी आदत है कि रात में जो भी मेरा अगले दिन का शेड्यूल होता है उसको एक डायरी पे लिख लेती हूँ और इसलिए लिख लेती हूँ क्योंकि नॉर्मली आप इतने सारे काम कर रहे होते हैं, मल्टीटास्किंग होती है आपकी, तो उसके बाद आपको लगता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें आप भूल जाते हैं। खैर, जो भी मेरा शेड्यूल था वो पूरा का पूरा मैंने लिखा और इसी दौरान ये में तकरीबन रात के 1:45-2 बज गए। अब जो भी मुझे आयत वगैरह आती थी वो मैंने पढ़ी और सोने की तैयारी करने लगी। ये बताती हैं कि काफ़ी देर तक मैं करवटें बदलती रही और मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मुझे नींद आ सके, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि नींद जो है मुझसे कोसों दूर है या मुझसे नाराज़ हो चुकी है। खैर, 2-2.5 घंटे करवटें बदलने के बाद बिलाखिर 3:45-4 बजे के करीब मुझे नींद आ गई। अब जब मैं सुबह उठी तो 7:45-8 बजे का टाइम था और आज से मुझे अपना काम शुरू करना था। और उठ के मैंने सबसे पहले चेंज वगैरह किया, फ़्रेश हुई और उसके बाद जो मेरी डायरी थी जिसमें मैं रोज़ाना का रूटीन लिखा करती थी या जो मैंने रात में लिखी थी, अपने सराहने रख के सोई थी, तो उसको मैं देखने लगी। अब मैंने टेबल पे देखा तो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। उसके बाद मैंने आगे पीछे देखा, वहाँ भी मौजूद नहीं थी। फिर मैं सोचने लगी, गौर करने लगी कि रात में मैंने जो अपनी डायरी है वो कहाँ पे रखी थी, क्योंकि मैं इतनी भुलक्कड़ तो नहीं हूँ और ये मेरी रोज़ की रूटीन है कि जो भी काम मुझे करने होते हैं वो मैं लिख लेती हूँ और उसके मुताबिक करती हूँ। ये बताती हैं कि 10 मिनट तक उस पूरे रूम में मैं अपनी डायरी तलाश करती रही, लेकिन ना मुझे वो डायरी मिलनी थी ना मुझे वो डायरी मिली। अब मैं मुकम्मल तौर पे फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी क्योंकि नॉर्मली सारी की सारी चीज़ों को जहन में रखना आपके लिए आसान नहीं होता। खैर, मैंने अल्लाह का नाम लिया, रूम लॉक किया और बाहर निकल गई। मुझे अच्छी तरह याद था कि वो जो रूम की चाबी है वो मैंने अपने पास रख ली थी और जो भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें सारी की सारी मेरे पास मौजूद थी, बस सिर्फ वो एक डायरी जो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थी वो नहीं थी। खैर, मेरा जो नॉर्मल रूटीन था वो मैंने गुजारा। पूरा दिन काम करती रही, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ, याद कर कर के सारे काम किए और उसके बाद तकरीबन रात के 10:30-11 बजे मैं फ्री हुई और अपने होटल पहुँची। अब ये बताती हैं कि जब मैं अपने होटल पहुँची तो वही मैंने लिफ्ट ली और सीधा ऊपर की तरफ आ गई। जब मैं अपने डोर के करीब पहुँची तो मैं चाबी देखने लगी। अब काफ़ी देर से मैं चाबी देख रही हूँ, ना मेरे बैग में मौजूद है, ना मेरे हाथ में मौजूद है, ना मेरी गाड़ी में है।
हालांकि मुझे अच्छी तरह याद था, सुबह जब मैं जा रही थी उस वक्त भी मैंने गौर किया था कि चाबी मेरे पास है या नहीं है। खैर 15 मिनट तक इसी कशमकश में कि चाबी ली थी या नहीं ली थी रहने के बाद मैंने सोचा कि वापस नीचे जाती हूँ, रिसेप्शन पे जाती हूँ और उनसे कंप्लेन करती हूँ या उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि भाई चाबी दे दें ताकि मैं अंदर जा सकूँ। खैर ये नीचे गई, वहाँ जाके उनसे रिक्वेस्ट की तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट थी वो बहुत कोऑपरेटिव थी। उन्होंने फ़ौरन से इनको डुप्लीकेट चाबी दी और कहा कि मैडम कल वैसे आपको चाबी हमने दी थी। खैर मैं इन्हीं ख्यालात में घूमती कि हो सकता है कि चाबी मैंने अंदर ही रख दी हो, जल्दबाजी में उठाना भूल गई हूँ। बहरहाल मैं रूम के अंदर एंटर हुई और जैसे ही मैं रूम के अंदर एंटर हुई तो सबसे पहली नज़र मेरी जो थी वो ड्रेसिंग टेबल पे पड़ी। और जब मैंने ड्रेसिंग टेबल पे देखा तो मेरी वो जो डायरी थी जो सुबह मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई थी, जो मुझे कहीं से नहीं मिल रही थी, वो वहीं पे सामने रखी हुई थी। हालांकि सुबह मैंने कमोबेश 10 दफ़ा चेक किया था लेकिन एक बार भी मुझे वो डायरी नहीं मिली थी। खैर मैंने अपने आप को भुलक्कड़ कहा, उल्टा सीधा कहा, जो कुछ मैं कह सकती थी खुद को मैंने कहा और सारा का सारा ब्लेम खुद पे मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि अब चाबी भी यहीं होगी। चाबी तलाश करना शुरू की तो पूरे कमरे में चाबी कहीं मौजूद नहीं थी। आखिर में वही बैग जिस बैग को मैं यहाँ लेके आई थी उस बैग को चेक किया तो चाबी उसके अंदर रखी हुई थी। अब ये जो कुछ हो रहा था या तो मेरी याददाश्त चली गई थी या मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी या मैं फोकस नहीं कर पा रही थी। गर्ज की कोई ना कोई वजह थी जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा था। अब ये बताती है कि अगेन ऐसा ही हुआ कि मैं फिर वॉशरूम वगैरह गई फ्रेश होने के लिए और मेरा इरादा ये था कि फ़्रेश होके आके फ़ौरन सो जाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और कल मैं चाह रही थी कि थोड़ा जल्दी निकल जाऊँ। अब ये बताती हैं कि जैसे ही मैं वॉशरूम के अंदर गई और मैंने शावर लेना शुरू किया तो वैसे ही मुझे ऐसा लगा जैसे कि जो मेरा रूम है उसके अंदर कोई आया है या कोई एंटर हुआ है। वॉशरूम का जो दरवाज़ा था वो ऑलरेडी खुला हुआ था क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि ये जो रूम मैंने लिया है यहाँ पे मुझे मुकम्मल तौर पे प्राइवेसी मिलेगी। लेकिन शायद कोई बहुत ही बेशरम होटल था या उधर के लोग थे कि बग़ैर बताए बग़ैर इत्तला दिए रूम के अंदर एंटर हो गए। बहरहाल जल्दी से मैंने गेट बंद किया, कपड़े वगैरह पहने और अब मैं सोच चुकी थी कि जो भी है उसको खूब सुनाऊंगी और यहाँ का जो मैनेजर है उसको मैं बताऊंगी मैं कौन हूँ। ये बताती हैं जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर निकली तो मैंने पूरे रूम में चेक कर लिया, कोई भी मौजूद नहीं था, ना गेट खुला था। इवन कि मैंने रिसेप्शन पे कॉल की, उनसे पूछा कि आपका कोई स्टाफ या कोई मेंबर मेरे रूम के अंदर एंटर हुआ था तो वो कहने लगे नहीं मैडम कोई भी नहीं गया, अगर कोई आएगा भी तो पहले वो नॉक करेगा उसके बाद अंदर आएगा, ऐसे किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं है। अब ये बताती हैं कि मैं अगेन वहम में पड़ गई कि मुझे यकीन था, बल्कि मैंने पक्का सुना था कि मेरे रूम का जो दरवाज़ा था वो खुला था और कोई अंदर आया था और बाकायदा शायद मैंने साया भी देखा था, इसीलिए मैंने जल्दी से वॉशरूम बंद किया था। खैर बहरहाल मैं सोचती रही और बहुत सारे ख्यालात मेरे जहन में चलते रहे। ये बताती हैं कि उसके बाद मैं सोने की तैयारी करने लगी। अगेन वही हुआ, करवटें बदल ली हूँ लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही और ना शायद आना चाहती है। ये बताती है कि तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक मैं करवटें बदलती रही और इसी दौरानिए में ऐसा लगने लगा कि जो मेरे रूम की खिड़की है जो बाहर की तरफ खुलती है वहाँ पे किसी ने नॉक करना शुरू किया है। पहले तो मैं ख़ुद को समझाने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है कि कोई खिड़की को नॉक करे, क्या कोई हवा में खड़ा हुआ है या हवा में टहल रहा है या हवा में उड़ रहा है जो नॉक करेगा। दोबारा से मैंने करवटें बदलना शुरू कर दी और सोने की कोशिश करने लगी। यह बताती है कि इसी दौरानिए में दोबारा से खिड़की बजी और जब दोबारा खिड़की बजी तो ये बड़ी वाज़ेह आवाज़ थी और मुझे यकीन था कि कोई ना कोई मौजूद है। इससे पहले कि मैं उठ के बैठती तीसरी दफ़ा खिड़की बजी और फिर ऐसा लगने लगा कि बार बार खिड़की बजना शुरू हो गई है। अब ये जो कुछ हो रहा था ये नाकाबिले यकीन था और मेरी समझ से बाहर था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो खिड़की खुलती है ये फ़िज़ा में खुलती है और फ़िज़ा में कोई कैसे मौजूद हो सकता है। बहरहाल मैं उठ के बैठी, थोड़ी सी हिम्मत पैदा की, आयतुल कुर्सी वगैरह मैंने पढ़ी और मैंने सोचा कि जाके देखती हूँ, हो सकता है कोई चील या कौवा वगैरह मौजूद हो। लिहाजा मैंने हिम्मत करके जैसी ही खिड़की खोली तो ये बताती हैं कि मैंने देखा कि सामने बाकायदा एक औरत है जिसके बड़े बड़े बाल हैं और वो सारे के सारे बाल उसके मुंह के आगे पड़े हुए हैं। वो खिड़की के सामने मौजूद है और ये कैसे हो सकता था? क्या वो हवा में लेविटेट कर रही थी, उड़ रही थी या मैं कोई ख्वाब दिख रही थी? मैं इसी कन्फ्यूजन में थी कि एकदम से वो जो औरत थी जो खिड़की के सामने मौजूद थी या जो हवा में मौजूद थी उसने गुर्राना शुरू किया और वो जिस तरह गुर्रा रही थी आमतौर पर इस तरह कुत्ते या दीगर जानवर गुर्राया करते हैं। खैर जैसे ही उसने गुर्राना शुरू किया मैंने जल्दी से खिड़की बंद की, आओ देखा ना ताओ, वहाँ से भागना शुरू किया, कमरे से बाहर निकली, सीधी लिफ्ट के पास आई
और जैसे ही लिफ्ट आई मैं नीचे की तरफ भागी और जाके रिसेप्शन पे मैंने सारा का सारा माजरा सुनाया। ये बताती हैं कि वहाँ पे जब मैं ये सारी बातें उन लोगों को बता रही थी तो कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं था जो मेरी बातों को अपोज कर रहा हो या जो मानने से इनकार कर रहा हो। जितने भी लोग थे वो कह रहे थे मैडम कोई ऐसी बात नहीं है, हम आपका रूम चेंज कर देते हैं, आपको ग्राउंड फ्लोर पे रूम दे देते हैं, आप परेशान ना हो, जितना हो सकता है हम आपके लिए करेंगे। ये बताती है कि उसी वक्त इन लोगों ने मेरा रूम चेंज किया और मुझे जो है ग्राउंड फ्लोर पे रूम दिया और मुझसे रिक्वेस्ट की कि बराए मेहरबानी जो कुछ आपके साथ हुआ है इसका जिक्र किसी से नहीं करिएगा। ये बताती है जो भी मेरा प्रोजेक्ट था वो मैंने कंप्लीट किया और जब से मैं ग्राउंड फ्लोर पे आई तो ना मेरे साथ कोई चीज़ें मिसिंग होने के वाक़यात हुए, ना किसी ने नॉक किया और ना ही कोई औरत मुझे नज़र आई। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरीज़ हैं आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।